अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हो? चलो गुड यार, गुड। कल जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी का कोई सवाल, जो बच्चों कल हमने बातें पढ़ी थी उसमें से किसी का कोई सवाल। देखो, शुरू से आते हैं हम लोग। हम लोगों ने बात की डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है जी। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक हो जिसे कहते हैं डेफिनेट डेफिनेट प्राइस रिडक्शन, और एक होता है हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट। ये होती है पॉसिबल प्राइस रिडक्शन। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। जो हम बात कर रही थी ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, हमारी डिस्कशन कंप्लीटेड है, इसको मैं टेक कर रहा हूँ। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? पॉसिबल प्राइस रिडक्शन। पॉसिबल है कि हमारी प्राइस कम हमें करनी पड़ जाए, ठीक है। पॉसिबल प्राइस रिडक्शन, ठीक है। पॉसिबल प्राइस रिडक्शन ये क्यों? अगर डिस्काउंट पीरियड के अंदर पैसे पे करेगा तो डिस्काउंट देंगे, अगर डिस्काउंट पीरियड के अंदर पैसे पे नहीं करेगा तो डिस्काउंट नहीं होगा। तो सेटलमेंट डिस्काउंट पॉसिबल प्राइस रिडक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट डेफिनेट प्राइस रिडक्शन है। लाजमी कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता है। सेटलमेंट डिस्काउंट को हो सकता है कस्टमर को डिस्काउंट दें, हो सकता है कस्टमर को डिस्काउंट ना दें, ठीक है। क्यों? कस्टमर अगर यहाँ पर क्या होता है सेटलमेंट डिस्काउंट में, टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है फॉर डिस्काउंट। अगर कस्टमर उस टाइम लिमिट के अंदर पे करे, विद इन, अगर कस्टमर उस टाइम लिमिट के अंदर पे करे तो फिर उसको डिस्काउंट शेल बी गिवन। मगर अगर वो डिस्काउंट पीरियड के बाद पैसे पे करता है तो फिर उसको हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर वो डिस्काउंट पीरियड के बाद पे करेगा तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अच्छा जी। अब मुझे एक बात बतानी है, आप में से कोई बच्चा, किसी बच्चे ने मुझे एक बात बतानी है। मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम ऑफ सेल पे हमें पता होता है, क्या टाइम ऑफ सेल के ऊपर हमें पता होता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा कि नहीं करेगा? टाइम ऑफ सेल होता है, एक टाइम ऑफ पेमेंट होता है। क्या टाइम ऑफ सेल पे हमें इस बात का पता होगा कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा कि नहीं करेगा?
नहीं, सब बच्चों का जवाब है नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट फ्यूचर में दिया होगा अगर कस्टमर टाइम ऑफ सेल से डिस्काउंट पीरियड स्टार्ट होगा। टाइम ऑफ सेल पीरियड पे वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, हमें श्योरिटी नहीं है वेदर कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट और नॉट। हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा कि नहीं करेगा, मगर आप अंदाजा तो लगा सकते हो, आप एक्सपेक्टेशन तो लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सब बच्चों के पेपर पास होंगे कि नहीं होंगे, मैं आज के दिन बैठ के नहीं बता सकता कि सब बच्चों के पेपर पास होंगे या नहीं होंगे। क्यों नहीं अंदाजा लगा सकता? क्योंकि भाई ये फ्यूचर, सॉरी, क्यों नहीं मैं बता सकता श्योरिटी के साथ? क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर की जो भी बात होगी उसमें डाउट होगा, वो 100% श्योरिटी से नहीं हो सकती, जो भी फ्यूचर की बात होगी। मगर अगर मैं आप सब बच्चों से ये कहूं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता किस बच्चे का पेपर पास होगा किसका नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ। फ्यूचर की बात पे मुझे श्योरिटी नहीं है, मगर फ्यूचर को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फ्यूचर को मैं डेफिनेट नहीं कर सकता, फ्यूचर को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मगर फ्यूचर को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है फ्यूचर को मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ कि यार एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, ये होमवर्क्स भी करके आ रहा है, ये क्लास में भी अटेंटिव होता है, क्लास में क्वेश्चन आंसर्स भी जवाब दे रहे हैं, तो मेरी ऑटोमेटिकली उस बच्चे से एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी कि कि ये बच्चे का पेपर पास हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा काम नहीं कर रहा तो अदरवाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी मेरी। तो फ्यूचर बात पता चली कि फ्यूचर को आप डेफिनेटली तो नहीं बता सकते, मगर फ्यूचर को एक्सपेक्ट जरूर किया जा सकता है। तो टाइम ऑफ सेल के ऊपर एक सेलर को ये तो नहीं पता कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा या नहीं करेगा, मगर टाइम ऑफ सेल के ऊपर सेलर के पास एक्सपेक्टेशंस होंगी। एक एक्सपेक्टेशन होगी सेलर के पास, एक एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है, एक एक्सपेक्टेशन सेलर की ये हो सकती है, एक्सपेक्टेशन नंबर 1, कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट। और दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेशन नंबर 2, कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट। यानी कि एक्सपेक्टेशन 1 को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी कि कस्टमर पे करेगा विद इन, कस्टमर पे विल पे, कस्टमर विल पे आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। ये भी एक ही एक्सपेक्टेशन नंबर 1 के ही दायरे में आएगा। या इधर आप कहो कस्टमर विल पे विद इन डिस्काउंट पीरियड। तो ये भी एक्सपेक्टेशन नंबर 2 के दायरे में ही आएगी। तो कस्टमर से टाइम ऑफ सेल के ऊपर हम दो एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं। कस्टमर से हम टाइम ऑफ सेल्स पे हम दो एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं। कस्टमर से हम टाइम ऑफ सेल पर दो एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं। कस्टमर से हम टाइम ऑफ सेल पर
दो एक्सपेक्टेशंस डेवलप, ये एक्सपेक्टेशन कब डेवलप कर रहे हैं? टाइम ऑफ पेमेंट पर नहीं, ये एक्सपेक्टेशन कब डेवलप कर रहे हैं? टाइम ऑफ सेल पर। इस सब बच्चों को क्लियर हो रही है बात? ये एक्सपेक्टेशन टाइम ऑफ सेल पर कस्टमर से हम दो एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं। या तो एक पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, या कस्टमर डिस्काउंट पीरियड के बाद पे करेगा, इसका एक ही मतलब है। ये एक्सपेक्टेशन नंबर वन है। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट, कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा और कस्टमर विल पे विद इन डिस्काउंट पीरियड। एक्सपेक्टेशन वन किस बेसिस पे डेवलप हो सकती है? अगर आपका कस्टमर्स के साथ कोई पास्ट रिलेशन है और आप देखते हो कि कस्टमर हमेशा डिस्काउंट पीरियड के अंदर पैसे पे नहीं करता, कस्टमर हमेशा डिस्काउंट पीरियड के बाद ही पैसे पे करता है। आपने पिछली 10 ट्रांजेक्शन इस कस्टमर से, आपने 10 दफा इस कस्टमर को सेल की, 10 की 10 मर्तबा आपने डिस्काउंट ऑफर किया, और 10 की 10 मर्तबा इस कस्टमर ने पास्ट में डिस्काउंट पीरियड के अंदर पैसे पे नहीं किए, तो आपकी इस कस्टमर से क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी? आपके इस कस्टमर से क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी? एक्सपेक्टेशन यही डेवलप होगी कि 11वीं सेल पे भी ये डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। ऐसे ही है। अब एक और कस्टमर था, इस कस्टमर को आप उस कस्टमर को पिछले 4 साल से जानते हैं। इस कस्टमर को आपने कोई 20-30 मरतबा जो है ना, हमेशा इसको आपने सेल की है, और इस कस्टमर ने हमेशा आपको टाइम लिमिट के अंदर पैसे दे के डिस्काउंट अवेल किया। कोई एक मौका आपने पिछली 40-50 दफा इसको सेल की है, और कोई इस कस्टमर ने कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि आपने इसको डिस्काउंट दिया हो और इसने डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना किया हो, यानी कि विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट ना की हो। तो इसका मतलब है कि अब आप 41 नंबर पे भी अगर इसको दोबारा से आप सेल करने लगे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इस कस्टमर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कस्टमर आपका डिस्काउंट अवेल कर लेगा फ्यूचर में। तो अक्सर औकात पास्ट के ट्रेंड की वजह से हम फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फ्यूचर को प्रोबेबिलिटी होती है ना, फ्यूचर के लिए चांसेस होते हैं कि किस चीज के चांसेस ज्यादा है, कि क्या कस्टमर के डिस्काउंट अवेल करने के चांसेस ज्यादा है या कस्टमर के डिस्काउंट अवेल ना करने के चांसेस ज्यादा है। ये चांसेस आपको टाइम ऑफ सेल पे, या ये एक्सपेक्टेशन आपको बच्चों टाइम ऑफ सेल पे पता होती है, ये एक्सपेक्टेशन आपको टाइम ऑफ सेल पर पता होती है। सही है। अच्छा, अब इस एक्सपेक्टेशन को मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि इन दोनों एक्सपेक्टेशन की वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। इन दोनों एक्सपेक्टेशंस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। आपने कल जो पढ़ा था, आपने कल जो एग्जांपल्स की थी, सेटलमेंट डिस्काउंट की, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, ये मैंने आपको इस एजम्पशन पे कराई थी, ये मैंने आपको इस एजम्पशन पे कराई थी, एजम्पशन पे करवाई थी कि कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अवेल डिस्काउंट। ये मैंने आपको इस एजम्पशन के पे करवाई थी कि हम कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, हम कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा। और जब हम कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो उसका रूल ये होता है, टाइम ऑफ सेल पे सेल और रिसीवेबल को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। टाइम ऑफ सेल पे सेल और रिसीवेबल को फुल अमाउंट पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो टाइम ऑफ सेल पे सेल और ट्रेड रिसीवेबल को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फुल अमाउंट का मतलब क्या होता था? सेटलमेंट डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। कल वाली जितनी क्लास थी ना, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको कल पढ़ाई थी ना, ये सारी की सारी, ये मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर कस्टमर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि डिस्काउंट अवेल करेगा, तो उस केस में
हम क्या करेंगे, अगर तो कस्टमर से डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, पहली एक्सपेक्टेशन है, तो याद रखिएगा टाइम ऑफ सेल पे, टाइम ऑफ सेल पे यहाँ नोट कर लें, सेल एंड रिसीवेबल shall be recorded at full amount at time of sale। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कस्टमर के कस्टमर विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे पे कर देगा, इस केस में सेल एंड रिसीवेबल shall be recorded at net of settlement discount अमाउंट। इसको आप रिड्यूस्ड अमाउंट कहेंगे। एट टाइम ऑफ सेल। ठीक है, एक्सपेक्टेशन टू हमने अभी छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन वन पे आते हैं। ये हमने कल सीखा भी था, सेल और रिसीवेबल को हम फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं एट टाइम ऑफ सेल। फिर टाइम ऑफ पेमेंट पे जब आते थे, फिर जब हम टाइम ऑफ पेमेंट पे आते थे, तो हमारे पास दो सिनेरियोज और बन जाते थे। जब हम टाइम ऑफ पेमेंट, अगर हम इसी तरह आ रहे हो फुल अमाउंट पे, तो टाइम ऑफ पेमेंट पे हमारे पास दो सिचुएशन बनती थी। एक सिचुएशन थी कस्टमर पेड आफ्टर डिस्काउंट पीरियड, और दूसरी सिचुएशन थी कस्टमर पेड विद इन डिस्काउंट पीरियड। अगर कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पे कर देता था, अगर कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करता था, अगर कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करता था, तो उसमें आप क्या करते होते थे, आपके पास कैश या बैंक, जो आपके पास डेबिट होता था वो फुल अमाउंट से होता था। सही है। और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट होता था फुल अमाउंट से। असल में ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होता है जितने से क्रिएट हुआ हो। ट्रेड रिसीवेबल उतने से क्रेडिट होता है जितने से क्रिएट हुआ हो। तो असल में क्योंकि आप ट्रेड रिसीवेबल फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे, इसलिए आप ट्रेड रिसीवेबल्स में से फुल अमाउंट ही माइनस कर देते थे। और अगर कस्टमर विद इन डिस्काउंट पीरियड पे करेगा, तो कस्टमर कैश या बैंक में जो अमाउंट जमा करवाएगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट होगी। मगर ट्रेड रिसीवेबल आपका फुल अमाउंट से खत्म होगा। क्यों? ट्रेड रिसीवेबल उतनी अमाउंट से खत्म करना होता है जितने से क्रिएट किया हो, क्योंकि क्रिएट फुल अमाउंट से किया था तो रिड्यूस खत्म भी फुल अमाउंट से करना है। साइंस लगा देता हूँ। और जो इनका डिफरेंस होता था डिस्काउंट की अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होता था, जो सेटलमेंट डिस्काउंट की अमाउंट होती थी, जो सेटलमेंट डिस्काउंट की अमाउंट होती थी, उससे आप अपनी क्या कर लेते थे, सेल्स कम कर लेते थे। उससे आप अपनी सेल्स कम कर लेते थे। ये बात हमने कल पढ़ी थी ना। ये सारी बात तब है, ये सारी बात तब है, ये सारी बात तब है बच्चों,
जब याद रखना, जब आपने सेल और रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया होगा फुल अमाउंट पे, और ये इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन नंबर वन थी आपकी कि कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट, और कस्टमर डिस्काउंट पीरियड के बाद अगर पैसे पे करेगा तब कैसे अकाउंटिंग करनी है, वो सारी अकाउंटिंग आपने ये कल सीखी थी। समझ आ गई बात? तो कल की जितनी अकाउंटिंग थी उसमें अब आपने याद रखना है वो अकाउंटिंग तब करनी है जब कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, या ऐसे कह लो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर डिस्काउंट पीरियड के बाद पैसे पे करेगा। अगर तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइम ऑफ सेल पे कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल ही नहीं करेगा, फिर हम फुल अमाउंट पर सेल और रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बाकी एक्सपेक्टेशन वाले पे बाद में आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करा दूं कुछ। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 6 से जरा गौर से देखो, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे एक्टिविटी नंबर 6? एक्टिविटी नंबर 6 में लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000 टू कासिम ऑन क्रेडिट। ही विल बी अलाउड 10% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। 1 जनवरी को गुड्स बेचे हमने 1000 के कासिम को क्रेडिट पे। हम उसको 10% सेटलमेंट डिस्काउंट देंगे अगर उसने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी। ऑन दिस डेट इट इज एक्सपेक्टेड दैट कासिम विल नॉट अवेल डिस्काउंट। जब भी लिखा हो ना ऑन दिस डेट कासिम, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कासिम विल नॉट अवेल डिस्काउंट, इस केस में याद रखना सेल एंड फुल अमाउंट। नॉट अवेल डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन है तो फुल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे सेल और परचेज करके देखते हैं। टाइम ऑफ सेल के ऊपर, टाइम ऑफ सेल के ऊपर आप, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड ऐसे ही है। तो याद रखना, मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब कि इसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस नहीं करना। ठीक है, तो इसकी एंट्री ये हो गई 1 जनवरी को आप कहोगे, 1 जनवरी को आप कहोगे ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करना है, सेल्स क्रेडिट करनी है। कितने से? फुल अमाउंट कितनी आ गई? 1000। फुल अमाउंट कितनी आ गई? 1000। सही है। इसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं पास एंट्रीज ऑन डेट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ पेमेंट इफ कासिम पेड ऑन 8 जनवरी और कासिम पेड ऑन 15 जनवरी। डेट ऑफ पेमेंट में दो सिनेरियोज हैं, टाइम ऑफ पेमेंट में दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है कि कासिम ने पेमेंट की है, पेमेंट ऑन 8 जनवरी, और दूसरा सिनेरियो है कि उसने पेमेंट की है ऑन 15 जनवरी। किसमें डिस्काउंट अवेल किया? 8 जनवरी वाले में डिस्काउंट अवेल किया है, या 15 जनवरी में पेमेंट करेगा तब डिस्काउंट अवेल होगा? 1 जनवरी को खरीदा और 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी। अगर 8 जनवरी में पे कर दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया। और अगर 15 जनवरी को तो नो डिस्काउंट, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अच्छा, सारा हम डिटेल बना लेते हैं। इधर हमारे पास फुल अमाउंट है 1000, हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट है 10% 100, और हमारे पास रिड्यूस्ड अमाउंट है 900। अब क्या करना है? अगर तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये बहुत सिंपल है। कैश या बैंक में हमारे पास पैसे इंक्रीज हो गए, डेबिट हो गए
1000 पूरा आ गया। और रिसीवेबल कितने से खत्म करना है, जितने से क्रिएट किया। रिसीवेबल क्रिएट किया था 1000 से, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया कितने से, 1000 से। ट्रेड रिसीवेबल उतने से माइनस करना है जितने से क्रिएट किए। तो कैश है बैंक डेबिट 1000 से, और ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दिया आप लोगों ने 1000 से। सही है। अच्छा, फिर अगली बात, अगर हमने पेमेंट की होती 8 जनवरी को, फिर क्या होना था। फिर ये होना था कि भाई उसने कैश या बैंक में डिस्काउंटेड अमाउंट 900 रुपये जमा कराने थे, और हमें ट्रेड रिसीवल उतने से खत्म करना था जितने से क्रिएट किया है। क्रिएट 1000 से किया तो रिसीवल खत्म भी 1000 से होगा। और अब यहाँ पे 900 और 1000 में गैप है, डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के, डेबिट यहाँ पर क्रेडिट की इक्वल नहीं हो रहा। जहाँ पे कितना गैप है, डेबिट साइड में मुझे 100 का गैप नजर आ रहा है। इस 100 से मैं क्या कर दूंगा, अपनी सेल कम कर। इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो कैश या बैंक आपका इंक्रीज हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके माइनस हुए, और सेल्स आपकी 100 से माइनस हो गई। क्यों? क्योंकि टेक्निकली आपने सेल इनकम उतनी बनानी है, सेल या इनकम उतनी बनानी है, सेल या इनकम उतनी बनानी है, सेल या इनकम उतनी बनानी है जितने आपने कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाए। जितने आपने कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाए, उतनी आपने सेल बनानी है। तो कस्टमर से तो आपको 900 रिसीव हो रहे हैं ना, कि अगर कस्टमर पेमेंट कर दे, अगर कस्टमर पेमेंट कर दे 8 जनवरी को, तो आपको कस्टमर से 900 रिसीव हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी सेल भी कितनी होनी चाहिए, 900 की। मगर पास में आपने सेल लिखी थी 1000 की, इसलिए उसमें से क्या कर लेना, 100 लेस कर लेना है। इसलिए उसमें से 100 लेस कर लेना है। सही है जी। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? छोटे बच्चों, समझ आ गई है ये बात? चलो बोलो। अब मैं आपको बता कौन सा सिनेरियो कराने लगा। अब मैं आपको एक्सपेक्टेशन 2 कराने लगा। अगर एक्सपेक्टेशन 2 हो, अवेलिंग डिस्काउंट, तो एक बात याद रखो, बाकी चीजें मैं आपको साथ साथ एक एग्जांपल के साथ साथ बताता हूँ। सेल एंड रिसीवेबल शैल बी रिकॉर्डेड एट नेट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट अमाउंट या रिड्यूस्ड अमाउंट। इसमें भी ऐसे ही होगा, जब आपके पास टाइम ऑफ पेमेंट आएगा ना, तो आपके पास दो सिचुएशंस बन जाएंगे। जब आपके पास टाइम ऑफ पेमेंट आएगा, यहाँ पर टाइम ऑफ सेल पे एंट्री होगी, टाइम ऑफ सेल पे आपकी एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट रिड्यूस्ड अमाउंट से, और सेल्स क्रेडिट रिड्यूस्ड अमाउंट से। फिर टाइम ऑफ पेमेंट पे, फिर टाइम ऑफ पेमेंट पे आपके पास दो सिनेरियोस बनेंगे। फिर टाइम ऑफ पेमेंट पे आपके पास दो सिनेरियोस बनेंगे। या तो पेमेंट होगी विद इन डिस्काउंट पीरियड, या होगी पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट पीरियड।
या तो पेमेंट होगी विद इन डिस्काउंट पीरियड, या तो पेमेंट होगी आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। टाइम ऑफ सेल एंड पेमेंट ऑल्सो। ठीक है। अगर तो टाइम ऑफ पेमेंट आए विद इन डिस्काउंट पीरियड, अगर तो टाइम ऑफ पेमेंट आए विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो तब तो ये होगा कि भाई कैश या बैंक। भाई जब विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट होती है, तो कैश या बैंक पूरा मिलेगा या रिड्यूस्ड अमाउंट पे? बहुत आसान बात है। कैश या बैंक पूरा मिलेगा या रिड्यूस्ड अमाउंट पे, जब विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट होगी? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मिलेगा, कॉमन सेंस। और ट्रेड रिसीवेबल किससे खत्म करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल उससे खत्म करते हैं जितने से क्रिएट किया हो। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे जितने से क्रिएट किया हो। ट्रेड रिसीवेबल जितने से क्रिएट किया हो उतने से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल उतने से क्रेडिट करेंगे जितने से क्रिएट किया हो। तो क्रिएट कितने से किया था रिसीवेबल? क्रिएट कितने से किया था? रिड्यूस्ड अमाउंट से क्रिएट किया था ना। तो लेस कितने से करेंगे? जितने से क्रिएट किया हो। रिड्यूस्ड अमाउंट से क्रिएट करेंगे। तो जब रिड्यूस्ड अमाउंट ही डेबिट हुई, रिड्यूस्ड अमाउंट ही क्रेडिट हुई, तो तीसरा किसी का रूल ही नहीं है। जब रिड्यूस्ड अमाउंट ही डेबिट हुई, जब रिड्यूस्ड अमाउंट ही क्रेडिट हुई, तो तीसरा तीसरा किसी का रोल ही नहीं है। ये समझ लो, ये समझ लो। ये कंफ्यूज ना होना सर, हम याद कैसे रखेंगे? याद करने का मैं तरीका बताऊंगा तुम लोगों को, ऐसा तरीका कि तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। अभी बस इस चीज को समझो। जो मैं समझा रहा हूँ वो बात समझ आ रही है, वो क्लिक कर रही है। ये याद कैसे रखना उसका मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ अभी आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात क्लियर होगी। अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पे करेगा, अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पे करेगा पैसे, तो डेबिट क्या करेंगे? अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करेगा तो डेबिट क्या करेंगे? अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करेगा तो डेबिट क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट करेंगे। मगर कैश या बैंक रिड्यूस्ड अमाउंट पे होगा कि फुल? सब बच्चों का जवाब चाहिए। कैश या बैंक पे फुल अमाउंट आएगी या रिड्यूस्ड आएगी? एक बच्चे का जवाब आया, दूसरे का आ गया, तीसरे का, चौथे का, वेरी गुड, पांचवे का, सबका आ गया फुल अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल कितना खत्म होगा? ट्रेड रिसीवेबल कितना खत्म होगा? जितने से क्रिएट किए। सर रूल रूल चेंज नहीं करना। रिसीवेबल उतने से खत्म होगा जितने से क्रिएट हुआ है। एक गिलास में जितना पानी डालूंगा उतना ही पानी इस गिलास से बाहर निकालूंगा ना। इस गिलास से जितना पानी उसके अंदर इन किया होगा उतना ही पानी गिलास में से आउट होगा ना। तो रिसीवेबल उतने से ही खत्म करेंगे जितने से क्रिएट किए। उतने से खत्म होगा, उतने से खत्म होगा जितने से क्रिएट किए। क्रिएट रिड्यूस से किए तो क्रेडिट भी रिड्यूस से किए। अब जब ये मसला आ जाएगा तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं रहेंगे। यहाँ डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए थे। जब अगर ऐसे हो जाएगा तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो गैप आएगा वो डिस्काउंट की अमाउंट होगी। जो डिस्काउंट की अमाउंट से यहाँ पर गैप आ जाएगा, क्योंकि फुल और रिड्यूस्ड के अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता था बच्चों? वो डिफरेंस डिस्काउंट होता था। तो यहाँ पर गैप आएगा, डिस्काउंट होगा वो। और ये गैप कहाँ पे आना चाहिए? जो शॉर्टर साइड हो। तो फुल अमाउंट शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड अमाउंट शॉर्ट होती है? मेरा तो ख्याल है रिड्यूस्ड अमाउंट शॉर्ट होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर शॉर्टर साइड पे, यहाँ पर शॉर्टर साइड पे अमाउंट आनी चाहिए। यहाँ पर शॉर्टर साइड पे क्रेडिट साइड शॉर्टर होगी। यहाँ पर जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी वो आ जाएगी, वो इसकी जगह ले लेगी डिस्काउंट की अमाउंट। और डिस्काउंट की अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे? सेल्स में। इसको मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सेल की है ₹1000 की, और आपने सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर की है 10%। तो फुल अमाउंट हो गई 100, सेटलमेंट 1000, सेटलमेंट डिस्काउंट 10% 100, और 900 हो गई आपकी रिड्यूस्ड अमाउंट। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको लगता है कि कस्टमर अवेल कर लेगा डिस्काउंट,
तो आप 900 से एंट्री पोस्ट करोगे, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 900 से, सेल्स क्रेडिट 900 से। अगर टाइम ऑफ पेमेंट पे कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो कोई मसला नहीं, कैश या बैंक में 900 कस्टमर देगा, क्योंकि कस्टमर से आना है, कस्टमर 900 पे करेगा। और ट्रेड रिसीवेबल्स में हमने 900 डेबिट किया था, तो 900 से वो सारे के सारे रिसीवेबल खत्म कर देंगे। और कैश या बैंक डेबिट करेंगे अगर पेमेंट हो आफ्टर डिस्काउंट पीरियड, तो फिर हम उस बच्चे से पूरा 1000 रुपया निकलवाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पेमेंट कर रहा है। कैश या बैंक में आ जाएंगे हमारे पास 1000, कैश या बैंक में हमारे पास 1000 रुपीज आ जाएंगे। देखो, कैश या बैंक में 1000 रुपीज आ जाएंगे हमारे पास। और ट्रेड रिसीवेबल कितने से खत्म करेंगे, जितने से क्रिएट किया था, 900 से क्रिएट किया था, तो रिसीवेबल्स में क्रेडिट हो गए 900। ऐसे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं रहेगा। डेबिट और क्रेडिट में कितने का गैप आया, 100 का। गैप को कहाँ पे लिखना है, 100 सेल्स में कर देना। और सेल्स अगर क्रेडिट पे लिखी है तो इसका मतलब है सेल्स क्या हो रही है, रिकॉर्ड। आपको याद है ना, क्लिक में कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्रेडिट पे लिखते हैं। तो इनकम, सेल्स इनकम ही है ना, तो इनकम अगर क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब आप पूछेंगे सर सेल रिकॉर्ड क्यों करेंगे, देखो इस केस में आपने पहले सेल रिकॉर्ड की हुई थी 900 की, मगर सेल उतने से रिकॉर्ड होती है असल में जितने कस्टमर से पैसे निकलवा लेते हैं। सेल उतने से रिकॉर्ड होती है जितने कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाते हैं। इस केस में जो सेकंड से केस है ना, जिसमें पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट पीरियड अगर उसने की, तो हम कस्टमर की जेब से 1000 रुपया निकलवाने में कामयाब हो गए। इसलिए अब हमें सेल 1000 रुपए की बुक करनी थी, 900 की तो पहले ही लिखी हुई थी। इसलिए मैंने मजीद 100 रुपीज की सेल क्रेडिट की है, यानी कि रिकॉर्ड की। ये सारी बात है, इसको जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि आप सबको समझ आ गई ये बातें, इस सिनेरियो की समझ आई है। क्या इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जी जी। सर इसको टाइम ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे ना? हाँ हाँ, ये दोनों सिनेरियोस टाइम ऑफ पेमेंट के हैं नीचे, ओके सर। ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना टाइम ऑफ पेमेंट। अब आपको मैं समरी बनवा दूं, कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपने ये जो पॉइंट्स अब मैं आपको बताऊंगा ना, इसका ख्याल रखना है, तो आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। बता दूं, बता दूं, इसको वेरीफाई भी कर लेना, ऐसे ही होगा। अच्छा। अब ये सारी बहस को ना, इसको समेटते हैं। आपका रूल्स लिख रहा हूँ, अब मैं आपको समराइज समरी रूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। समरी ऑफ रूल्स, ऐसे शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज देखना है टाइम ऑफ सेल पे कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है या नॉट एक्सपेक्टेड। समझ आ रही है बात? एक्सपेक्टेड का मतलब है कि एक्सपेक्ट करेंगे कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, नॉट एक्सपेक्टेड का मतलब है एक्सपेक्ट नहीं करे कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा। इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर एक्सपेक्टेड है तो रिकॉर्ड करनी है रिड्यूस्ड अमाउंट। रिड्यूस्ड अमाउंट का मतलब इसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस हुआ है। नॉट एक्सपेक्टेड है तो रिकॉर्ड करना है फुल अमाउंट। एंट्री आपको आती है, सही है। टाइम ऑफ सेल का क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सेल का मसला खत्म। टाइम ऑफ सेल पे एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस्ड अमाउंट, और नॉट एक्सपेक्टेड है तो फुल अमाउंट। एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस्ड अमाउंट, और ये भी कॉमन सेंस है यार, देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, रिड्यूस्ड अमाउंट पे लिख दो। नहीं एक्सपेक्ट करे फुल अमाउंट पे लिखो, सेटलमेंट डिस्काउंट ना माइनस करो। अगली बहस आएगी फिर टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री के लिए। टाइम ऑफ पेमेंट की तरफ याद रखना है, टाइम ऑफ पेमेंट में ऑलवेज
कैश या बैंक आपने डेबिटेड डेबिटेड विद अमाउंट रिसीव। कैश या बैंक को डेबिट करना है विद अमाउंट रिसीव। कैश या बैंक को डेबिट करना है जितनी अमाउंट रिसीव हो, और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करना है कितने से, जितने से जितने से क्रिएट हुआ। रिसीवेबल को क्रेडिट करना है जितने से क्रिएट हुआ, ठीक है। और अगर तीसरा याद रखना, इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट देन गैप, तो जो गैप होगा, ठीक है, देन डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स। देन differential amount can be recorded included of sales। ठीक है जी, याद रह जाएंगे ये रूल्स, ये रूल याद रह जाएंगे। कितने रूल हैं? 1 2 3 4 5 रूल, 5 रूल्स है। पहला रूल ये है कि टाइम ऑफ सेल पे अगर एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। दूसरा, टाइम ऑफ सेल पे एक्सपेक्टेड है, नहीं एक्सपेक्टेड तो फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। पहले दो रूल्स टाइम ऑफ सेल्स के मुतालिक। टाइम ऑफ पेमेंट पे तीसरा रूल आ जाएगा कि टाइम ऑफ पेमेंट पे कैश और बैंक को डेबिट करना है कितने से, विद द अमाउंट रिसीव। अब यह आप लोग देख लोगे भाई कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना है जितने से क्रिएट हुआ, जितने से क्रिएट हुआ, चौथा रूल आ गया। पांचवा रूल क्या है? और डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशियल अमाउंट सेल्स में इंक्लूड कर दो, यानी कि डेबिट या क्रेडिट पे सेल्स लिख दो। ये 5 रूल्स आपने याद रखने। ये 5 समरी है, ये सारी जो बहस की है, डिस्कशन की है, उसको ये 5 समरी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहली बार दी है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी क्लास में इस तरह समराइज करके आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं ना, आप लोग शोर नहीं ना करते, तो फिर मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे की चीज है। अच्छा, अब इसको टेस्ट करें, इन रूल्स को टेस्ट करते हैं। इन रूल्स को सामने रखेंगे और एक्टिविटी करते हैं। ये करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 का पहले ए करते हैं फिर बी करते हैं, दोनों अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2, on 1st January sold goods of 1000 to Qasim on credit. He will be allowed 10% discount if payment is made within 10 days. On this date, it is expected that Qasim will avail discount. Expected है तो reduced amount, expected है तो reduced amount, यही बताई थी बात। एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट, ये देखो, एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस्ड अमाउंट। अच्छा, वापस आते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ सेल के ऊपर एंट्री ये पास होगी 1 जनवरी को। टाइम ऑफ सेल पे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट।
अच्छा 1000 है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं, 100 माइनस, और ये आपके पास 900 आ गया। ठीक है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स 900 से डेबिट और सेल्स 900 से क्रेडिट। रिक्वायर्ड पास एंट्रीज ऑन डेट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ पेमेंट इफ कासिम पेड ऑन 8th जैन। अगर 8th जैन को वो पेमेंट करे, ठीक है, तो ये 8 जैन को टाइम ऑफ पेमेंट है। मुझे ये देख के बताओ, क्या ये विद इन डिस्काउंट पीरियड है कि आफ्टर डिस्काउंट पीरियड है? अगर वो 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है, 8 जनवरी को 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है ना, विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट कर रहा है, विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये विद इन डिस्काउंट पीरियड है, विद इन पीरियड लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, सिंपल बात यह है कि कैश या बैंक आपको मिलना है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये एंट्री आपको आती है भाई। कैश या बैंक डेबिट होता है, पांचवी एंट्री है। कैश या बैंक रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो विद इन डिस्काउंट पीरियड पे कर रहा है, तो वो रिड्यूस्ड अमाउंट ही हमें पे करेगा 900। तो कैश और बैंक कितने से रिकॉर्ड करना है, जितने से जितने कैश मिले, तो कैश आपको 900 मिलेगा ना, तो कैश उतने से रिकॉर्ड करना है, ये देखो रूल भी यही था भाई। कैश या बैंक डेबिट करना है विद द अमाउंट रिसीव्ड, कैश या बैंक डेबिट करना है विद द अमाउंट रिसीव्ड। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करना है जितने से क्रिएट हुआ, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करना है जितने से क्रिएट हुआ। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से क्रिएट किया था, 900 से क्रिएट किया था ना, तो 900 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, और आपका यहाँ पर डेबिट इक्वल आ गया क्रेडिट के। बस अगला पॉइंट तब फॉलो करना है अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आएगा, अगर ये यानी कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, फिर ये पांचवा स्टेप करना है। पांचवा स्टेप तब करना है इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए, अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए, फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। चल, सही है, समझ आइए एक्टिविटी नंबर 2 कैसे की। अब ये रूल्स फॉलो होंगे, देखना। अच्छा, अगर ये बी होता 15th जनवरी, तो टाइम ऑफ सेल पे 1st जनवरी को वही एंट्री होनी थी, ट्रेड रिसीवेबल्स और सेल्स रिड्यूस्ड अमाउंट पे। क्यों रिड्यूस्ड अमाउंट पे? इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेड है, जब एक्सपेक्टेड होगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे। दूसरा ही अपडेट आ रही है 15th जनवरी को, ये टाइम ऑफ पेमेंट है। अब मुझे बताओ 15th जनवरी को उसको डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे? ये आफ्टर पीरियड है, आफ्टर पीरियड पैसे पे कर रहा है, तो डिस्काउंट उसको नहीं देंगे। अगर उसको डिस्काउंट नहीं देंगे तो कॉमन सेंस है कि कैश या बैंक में कितने पैसे जमा कराएगा, सीधी तरह कैश या बैंक डेबिट होगा विद द अमाउंट रिसीव, विद द अमाउंट रिसीव। अब फुल अमाउंट रिसीव होगी 1000 की, तो फुल अमाउंट से 1000 कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ट्रेड रिसीवर कितने से क्रेडिट होगा? ट्रेड रिसीवर उतने से क्रेडिट होगा जितने से क्रिएट किया, जितने से क्रिएट किया, क्रिएट किया था 900 से। रूल भी यही है, जितने से क्रिएट किया उतने से क्रेडिट कर देंगे, ट्रेड रिसीवर 900 से क्रेडिट कर देंगे। और अब यहाँ देखो, यहाँ डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, नहीं है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए डिफरेंशियल अमाउंट कितनी है? डिफरेंशियल अमाउंट 100 रुपये है। 1000 और 900 में 100 रुपये का फर्क है। अगर क्रेडिट पे यहाँ 100 रुपया लिख दें तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और ये जो 100 रुपया है ये सेल्स में लिख दो। और आप कहो कि ये सेल्स में क्योंकि क्रेडिट हो रहा है 100 रुपया, तो इसका मतलब है सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ये आपने साथ साइन डालने हैं अभी शुरू में, ये जो प्लस माइनस के साइन में डालते हो, ये सब बच्चों ने प्रैक्टिस के दौरान डाला करने हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होंगे। इस बात में कोई मुश्किल, इस चीज में कोई मुश्किल? चलो, अब यही रूल्स हैं, इधर आगे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 करते हैं। एक्टिविटी नंबर 8।
एक्टिविटी नंबर 8 नजर आ रही है आप लोगों को? एक्टिविटी नंबर 8, मैं रूल्स भी सामने ले आया हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। इसमें पहले ए ऑप्शन है, पहले ए करते हैं फिर बी करते हैं। कहते हैं ऑन फर्स्ट अगस्त सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 टू उसामा ऑन क्रेडिट। He will be allowed 20% settlement discount or if payment is made within 30 days. On this date, it is expected that Osama will not avail discount. इसका मतलब है यहाँ पर not expected है, यानी कि हम कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो अवेल डिस्काउंट करेगा। तो जब नॉट एक्सपेक्टेड हो कस्टमर से कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप फुल अमाउंट, नॉट एक्सपेक्टेड का मतलब फुल अमाउंट। अब यहाँ पे कहोगे भाई टाइम ऑफ सेल के ऊपर आप कहोगे ये आपके पास था 1 अगस्त को, ट्रेड रिसीवेबल्स फुल अमाउंट आ गई 6,000। देखो ना 6,000, इसका हम बना लेते हैं 6,000 फुल है। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20%, 2 6 12 होता है, 1,200 का डिस्काउंट होगा फिर। और उसके बाद रिड्यूस्ड अमाउंट कितनी है? ये क्या कर रहे हैं तलहा? तलहा क्या कर रहे हो? सॉरी सर, वो कीबोर्ड का मसला था। अच्छा, सॉरी। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हुआ है। ये सॉरी तो सर। इतना कोई मसला नहीं यार। मोबाइल का दे रहा हूँ तो टच सिस्टम का मसला हो गया। सॉरी 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 का कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं, बस मैंने मुझे मुझे था कि शायद तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, ये आ गया आपके पास 4,800। 6,000 फुल अमाउंट है, 1,200 इस पे डिस्काउंट होगा और 4,800 उसकी रिड्यूस्ड अमाउंट है। अभी हम खैर फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स 6,000 से क्रेडिट 1 अगस्त टाइम ऑफ सेल। अच्छा, फिर आया टाइम ऑफ पेमेंट। ए ऑप्शन हम कर रहे हैं ना, इसमें टाइम ऑफ पेमेंट है 15 अगस्त। क्या डिस्काउंट डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट होगा। 1 अगस्त को 15 अगस्त विद इन 30 डेज है ना, विद इन 30 डेज पेमेंट उसने कर दी, तो अब उसको डिस्काउंट दिया उसको। जब उसको डिस्काउंट दिया तो कैश उसने कितना जमा कराया, कैश या बैंक में उसने कितने पैसे जमा कराए? कैश या बैंक में कितने पैसे जमा कराए? पूरे पैसे तो नहीं जमा कराएगा, 4,800 जमा कराएगा। ठीक है। अच्छा, रिसीवेबल कितने से क्रेडिट करना है? जितने से क्रिएट किया। कैश या बैंक उतने पैसे डेबिट करना है विद द अमाउंट रिसीव्ड, जितनी अमाउंट मिली उससे कैश बैंक डेबिट। रिसीवेबल्स कितने से क्रेडिट? जितने से क्रिएट हुआ। रिसीवेबल क्रिएट हुआ था 6,000 से, तो रिसीवेबल क्रेडिट भी कितने से किया? 6,000 से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं है, डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं है। अगर ऐसा हो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन सेल्स। तो डिफरेंशियल अमाउंट क्या करना है? सेल्स में इंक्लूड कर देना है। तो सेल्स में इंक्लूड डिफरेंशियल अमाउंट कितनी है? 4,800 और 6,000 में डिफरेंस क्या है? ये 1,200 आपके पास डिफरेंस है ना, 4,800 और 6,000 में 1,200 का डिफरेंशियल है। और ये डिफरेंशियल किस साइड पे लिखा जाएगा? जो साइड शॉर्ट होगी, 1,200 यहाँ पे डेबिट पे लिखा जाएगा। और ये कहाँ पे इंटर करना है? सेल्स में एंटर करना है। और सेल्स में ये कहाँ जाएगा? सेल्स में ये सेल को बढ़ाएगा या कम करेगा? डेबिट हो रहा है, सेल को बढ़ाएगा कम करेगा? जल्दी से बताओ, सेल को बढ़ाएगा या कम करेगा? सेल को कम करेगा, ये भी पता होना चाहिए, सेल को कम करेगा ये बैलेंस। क्या बात है आप लोगों की यार, क्या बात है आप लोगों की। अच्छा, अब इसके साथ एक और बात देखो, अब इसके साथ एक और बात देखो।
अगर ये बी पार्ट होता, बी पार्ट कर देता हूँ, 1 अगस्त को जो टाइम ऑफ सेल है, टाइम ऑफ सेल है, इस दिन ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना था, सेल्स क्रेडिट होना था 6,000 से, फुल अमाउंट से। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में ये यही चल रहा है, नॉट एक्सपेक्टेड वाला। तो मगर अब बी के जो थी ना, बी पार्ट था कि उसामा आपको कब पे कर है, 15 सितंबर को। 1 अगस्त को आपने सेल की थी, 30 डेज का टाइम था। उसामा आपको 30 डेज के बाद 5 सितंबर को अगर पे करेगा तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। 5 सितंबर को अगर उसको पे करेगा तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह सीधे तरीके से कैश या बैंक में टाइम ऑफ पेमेंट पे पूरे पैसे जमा कराएगा। कैश या बैंक में डेबिट होंगे कितने, 6,000, और क्रेडिट करेंगे ट्रेड रिसीवर्स जितने से क्रिएट किया। ओ भाई, रिसीवर्स क्रेडिट होंगे कितने से क्रिएट किए, रिसीवर्स क्रेडिट होंगे कितने से, जितने से क्रिएट किए। रिसीवर्स डेबिट कितने से हो, क्रेडिट कितने से होंगे, जितने से क्रिएट किए। रिसीवर्स क्रेडिट होंगे जितने से क्रिएट किए, कितने से क्रिएट किए थे, 6,000 से। तो रिसीवर्स 6,000 से क्रेडिट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, डिफरेंशियल अमाउंट कोई आए नहीं, सेल में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ऐसे ठीक है ना? ये अगर आपको 4 रूल याद है, ये आपको अगर 4 रूल याद है तो आपकी जिंदगी आसान होगी। 5 रूल सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला नहीं। अब आखिर में एक बड़े पते का पॉइंट बताना है, फिर हम क्लास एंड करेंगे, और ये क्लास का मतलब क्लाइमेक्स आने लगेगा। बड़ा मजे का पॉइंट, बड़ा मजे का पॉइंट। पर मुझे पहले बताओ, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? देखो, यहाँ पे सेल कम हो रही है बच्चों, 1200 की। इसकी मुझे रीजन बताओ, रीजन फॉर रिडक्शन इन सेल्स। सेल्स में का रिड्यूस होने की रीजन क्या है? सेल में रिडक्शन होने की वजह क्या है? पता है आपको? पता है? सर टाइम की वजह से क्योंकि अगर वो फुल टाइम देता उसको, मतलब वो डिस्काउंट ना देता, तो फिर वो जो डिस्काउंट वाली प्राइस है, इनकम जो है वो हाँ। आ जाती है उसके पास, तो वो बिल्कुल रिड्यूस ना सही बात होती बताइए, अगर। बिल्कुल सही बताया। सेल में रिडक्शन होने की वजह है जो आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ऐसे ही है, डिस्काउंट अलाउ। आपने उस बंदे को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसकी वजह से सेल में कमी है। सेल में रिडक्शन की वजह क्या है कि डिस्काउंट अलाउ हो गया। अच्छा, आ गया। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी नंबर 7 की थी, इसमें भी सेल में रिडक्शन आ रही थी डेबिट पे। ये देखो, ये वाला, यहाँ पे भी रीजन क्या है सेल में कमी होने की, कि आपने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट अलाउ। आपने उसको क्या दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था, ऐसे ही है। डिस्काउंट देने की वजह से अक्सर औकात सेल में कमी हो जाती है। हाँ सही बात है, सही। पाकिज़ा का भी जवाब आया चैट में, बिल्कुल ठीक है उसमें, ऐसे ही, बिल्कुल सही बात। अब अच्छा इधर आओ, एक बच्चों तुम लोगों के बड़े मजे की बात था, तो और तुम लोग हो सकता है पहले से ही कंफ्यूजन में भी हो, उसको भी दूर करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह। देखो होता ये है,
आपको याद है इस चैप्टर से पहले आपने टॉपिक 1 पढ़ा था, वहां पर टॉपिक 1 में आपने कोई ऐसा सिनेरियो पढ़ा जिसमें सेल कम करते हैं, सेल में कमी आती है? टॉपिक 1 में आपने कोई ऐसा एरिया पढ़ा जिसमें सेल कम होती थी, सेल की कमी आती थी सेल में? सोचो। सेल रिटर्न, वेरी गुड, मुंतहा खालिक ने कहा है सेल रिटर्न। यस, वेरी गुड। आपको याद है सेल रिटर्न की वजह से सेल्स में कमी आती थी, मगर इस सेल के फॉल को आप क्या करते थे, आप डेबिट सेल नहीं करते थे, आप डेबिट करते होते थे सेल रिटर्न और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। याद आ रहा है कुछ? आप सेल रिटर्न को डेबिट किया करते थे, याद आ रहा है? सेल रिटर्न को डेबिट किया करते थे, होता था सेल का फॉल, मगर आप क्या करते थे, आप सेल रिटर्न को डेबिट करते थे। सेल रिटर्न की डेफिनेशन पता आपको क्या है? सेल रिटर्न डेफिनेशन है सेल रिटर्न इज एन अकाउंट which is used to record sale decrease in sales. Due to sale, जब सेल में कमी आती थी तो आप डेबिट, बस इस चीज को देखो, एक क्रेडिट छोड़ दो, आप डेबिट किया करते थे सेल रिटर्न का अकाउंट, आप डेबिट किया करते थे सेल रिटर्न का अकाउंट, क्योंकि आप कहते थे सेल रिटर्न एक ऐसा अकाउंट है, सेल रिटर्न एक ऐसा अकाउंट है विच इज यूज टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन सेल्स ड्यू टू सेल रिटर्न। सेल रिटर्न एक ऐसा अकाउंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेल की कमी रिकॉर्ड करने के लिए, सेल की कमी रिकॉर्ड करने के लिए इस अकाउंट को यूज किया जाता है। सेल की कमी क्यों होती है? सेल रिटर्न की वजह से जो सेल की कमी यूज होती है, उसके लिए आप सेल के अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट करने की बजाय क्या करते थे, सेल रिटर्न को डेबिट करते थे। क्योंकि आपने मेरी बात याद रखनी है, एक नोट आप लोगों ने याद रखना है, वी प्रेफर नॉट टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन सेल्स डायरेक्टली इन सेल्स, we use alternate accounts to record decrease in sales, like sale return and discount allowed. हम प्रेफर करते हैं नॉट टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन सेल्स डायरेक्टली इन सेल्स, हम सेल्स को डायरेक्टली सेल्स के अकाउंट में सेल का फॉल रिकॉर्ड नहीं करते। सेल के अंदर बड़ा तकब्बुर है, याद रखना, सेल के अंदर बड़ा तकब्बुर है, सेल अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता। सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए, सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए, सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट अकाउंट्स यूज करते हैं ताकि हम सेल का फॉल रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, हम ऑल्टरनेट अकाउंट्स यूज करते हैं सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए। हम सेल के डिक्रीज को डायरेक्टली सेल के अंदर माइनस नहीं करते, हम ऑल्टरनेट अकाउंट यूज करते हैं सेल को डिक्रीज करने के लिए, लाइक सेल रिटर्न। अगली बात छोड़ दो, यहाँ तक पढ़ो बस, ये जो मैंने येलो हाईलाइट की है इसकी सबको समझ आ गई है? हम ऐसे ही कर रहे थे ना टॉपिक 1 में भी, सेल की कमी की वजह से डायरेक्टली सेल को डेबिट करने के बजाय
हम क्या करते थे, हम सेल रिटर्न को डेबिट करते थे। ये जो येलो हाईलाइट किया बस यहाँ तक पढ़ो और मुझे बताओ आपको समझ आ गई है। अब सेल में जो फॉल आता था सेल रिटर्न की वजह से, वो जाता था सेल रिटर्न के अकाउंट में, और सेल में जो फॉल आएगा डिस्काउंट अलाउड की वजह से, वो जाएगा वो जाएगा डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। अब देखो डेफिनेशन मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं सेल रिटर्न की डेफिनेशन नहीं आपको बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड क्या अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। डिस्काउंट अलाउड इज एन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड इज एन अकाउंट, डेफिनेशन देखना, which is used to record decrease in sales due to discount allowed। तो जो रीजन होती है वही अकाउंट का नाम पड़ता है, जो रीजन होती है वही अकाउंट का क्या पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है। जिस रीजन की वजह से सेल में डिडक्शन आती है, उस रीजन की वजह से सेल को डायरेक्टली कम नहीं करते, हम क्या करते हैं एक अलग अकाउंट बना देते हैं, उसमें से सेल को काटते हैं। अब आपको इस नोट की पूरी समझ आ गई है सबको? याद कैसे रखना है उसकी टेक्निक बताता हूँ। अब जहां जहां सेल कम हो रही है, आपने याद रखना हो तो सेल कम रही है, मगर जैसे सेल रिटर्न में भी सेल कम होती थी मगर आता सेल रिटर्न के अकाउंट में था, एग्जैक्ट उसी तरह सेल की जहां पे कमी हो रही होगी, रिकॉर्ड हम उसको डिस्काउंट अलाउड में कर रहे होंगे। यानी कि अगर ये मैं आपको जो अभी आज क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल्स कराई है ना, पहले जो हो गया सो हो गया, उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो मैं आपको सिखा रहा था उस टाइम पे ना, जो हो गया सो हो गया, वो मैं आपको उस टाइम पे सिखा रहा था, इसलिए वो भी ठीक है, मगर क्योंकि उस टाइम पे सीख रहे थे, अब सीख लिया। अब यहाँ पर जो सेल में कमी आ रही है, यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पर सेल में कमी आ रही है ना, सेल्स माइनस हो रही है, इसके साथ मैं क्या लिखा करूंगा, इसके साथ मैं डेबिट भी लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, और ब्रैकेट्स में लिख लूंगा सेल कम हो रही है, ताकि आपको याद भी रहे। देखो क्या लिखा है मैंने, डिस्काउंट अलाउड, और ब्रैकेट्स में लिख लिया मैंने कि सेल कम हो रही है। इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर एक जगह सेल्स में कमी आ रही थी, सेल्स में कमी आ रही थी, ये देखो। तो अब यहाँ पे हम सेल्स को माइनस नहीं किया करेंगे, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कल मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा, इस पर टेंशन ना लेना। डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, और ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे आपको रूल में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको रूल लिखवाया ना, इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट ये हो जाएगी, हम कहेंगे इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, रूल नंबर 5 में, इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि रूल नंबर 5 तब ट्रिगर होगा जब डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और डेबिट साइड इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, या ये होगा कि क्रेडिट साइड इज शॉर्टेस्ट। तो डिफरेंशियल अमाउंट shall be debited to discount allowed account। डिस्काउंट अलाउड
का मतलब यही है कि सेल्स में कमी हो रही है, मगर सेल्स की कमी को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑल्टरनेट अकाउंट यूज किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो इसका मतलब है डिफरेंशियल अमाउंट shall be credited to sales account। क्रेडिट का मतलब, डेबिट का मतलब सेल कम होती है, क्रेडिट का मतलब सेल बढ़ती है। सेल के अंदर मसला है, इसमें तकब्बुर है, ये बड़ा होना चाहता है, ये छोटा नहीं होना चाहता। सेल में तकब्बुर है, ये बड़ा होना चाहता है, छोटा नहीं होना चाहता। इसलिए इसका, इसके अंदर जो कमी थी वो डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड करनी पड़ी। मगर क्योंकि ये बड़ा होना चाहता है, इसके अंदर जो ज्यादती होगी, जो क्रेडिट एंट्री होगी, वो ये अपने अकाउंट के अंदर ही ये कहेगा, ये मेरे अपने अकाउंट में लिखो, ठीक है, ताकि मेरी शान ज्यादा हो। आज के लेक्चर में कोई मसला, कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। इस बात पे, ये सारे रूल पे मैं एंड कर रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह कल मैं आपको जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी कराऊंगा, ताकि इसकी और प्रैक्टिस हो जाए। इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। बच्चों आप लोगों ने ट्राई करके आने हैं, आप लोगों ने ट्राई करके आने हैं। ये एग्जांपल्स कितनी, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ये एग्जांपल्स आपके पास स्टार्ट हो रही हैं, कुछ मैंने करा दी हैं, मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि खुद जाके करो, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 से स्टार्ट हो जाओ। 1 आपको मैंने पहले दे दिए, जिसने नहीं की 1 वो 1 भी कर ले। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। एक्टिविटी 8 तक बच्चों आप लोगों ने, बल्कि एक्टिविटी 9 भी, ठीक है, 9 तक आपने ट्राई करनी है। एक्टिविटी 9 तक सब बच्चों का होमवर्क है, रूल्स खोलना, ट्राई करना, गलत कर देना कोई मसला नहीं, कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम्स, ठीक है। चले भाई, आप लोगों का क्लास में आने का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल किसी बच्चे का, किसी बच्चे का कोई सवाल, लेक्चर समझ आया आज का? चलो, मैंने कोशिश किया आपको याद भी करा दूं, सिर्फ बताओ ना, पढ़ाओ ना, आप लोगों को समझा कर याद भी करा दूं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो, अल्लाह हाफिज।